हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं प्रीवियस पेपर की, जो कि कॉमर्स के पढ़ रहे हैं, जो कि 2-3 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ चीज़ें और क्लियर हो रही हैं, धीरे-धीरे हम लोग कवर कर रहे हैं चीज़ों को। आज हम लोग को पढ़ना है थर्ड पेपर 2012 का, जून का। आप जानते हैं कि इसी साल से फर्स्ट टाइम थर्ड पेपर, जो उससे पहले रिटन होता था, सब्जेक्टिव टाइप से होता था, वह इस साल से थर्ड पेपर के रूप में 75 क्वेश्चन आने लगे। जो कि फर्स्ट क्लास में बताया भी था कि पहले 50 क्वेश्चन आते थे जीएस का, सॉरी 50 क्वेश्चन आते थे जो जीएस टाइप का होता है जनरल, वो बेसिकली 60 क्वेश्चन, 60 में से 50 करना होता था जो हम लोग पास हुए थे उसमें, और 50 करना होता था। 10 क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेटर करते रहते थे उसमें कि कौन सा ज़्यादा ना हो जाए 50 क्वेश्चन से, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती थी। फिर 50 क्वेश्चन कॉमर्स के होते थे और 75 क्वेश्चन थर्ड पेपर होते थे। देखिए इसमें 75 क्वेश्चन है, देख रहे हैं वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो इसलिए मेरा एक सुझाव है या इम्प्लीमेंटेशन है कि जो थर्ड पेपर है उसको मैं 2 क्लास कवर करूँ। एक में कम से कम 35-40 क्वेश्चन और एक में 35 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, तो 2 में ईजिली 40-45 मिनट में 40 मिनट का एक क्वेश्चन क्लास हो जाएगा, 40 मिनट का एक क्लास हो जाएगा, तो ईजिली कवर हो जाएगा और देखने में भी ईजी रहेगा। अगर सहमत हो तो आप लोग कमेंट करिए, नहीं तो जो जो बता रहा हूँ मैं कि 75 क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट टाइम में क्या पूछा गया है थर्ड पेपर में। तो ये जो पेपर है ये जून 2012 का, जून 2012 का पेपर है थर्ड पेपर। मैं बताया कि थर्ड पेपर क्यों होता था, क्योंकि इससे पहले इसके स्थान पर क्या होता था, रिटेन होता था। ओके, रिटेन को हटा करके इसको लाया गया है। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ ओपनिंग स्टॉक 10,000, नेट परचेज 70,000, वेज 2,500, कैरियज इनवर्ड 500, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो सिंपल सा, इसमें कोई कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें दी गई हैं उसको ऐड कर दीजिए, और जो क्लोजिंग स्टॉक है दिस इज, इसको माइनस कर देना है। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है, जैसे 10,000 प्लस 70,000 प्लस 2,500 प्लस 500 और माइनस क्या कर देना है 15,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 68,000। ओके, तो ये इजी है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक सेल नहीं है, वो कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो तो आप क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे ही, इसलिए उसको माइनस किया जा रहा है। बेसिकली लॉजिक्स केवल ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए हाई पे आउट रेशियो इंडिकेट। कौन सा पे आउट रेशियो इंडिकेट कर रहा है, what does a high payout ratio indicate? A high earning per share, the management is not plugging back enough profit। इसका मतलब क्या है, ये बी, द मैनेजमेंट इज नॉट प्लगिंग बैक इनफ प्रॉफिट, ये ऑप्शन है राइट। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट को हमेशा बाहर नहीं किया जा रहा है, उसको पुनर्निवेश किया जा रहा है राइट, ये आपसे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें फर्स्ट क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंसर्न बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज, ऐसा करता है। मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित करता है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं करता है। ओके, सॉरी, प्रॉफिटेबिलिटी कोई प्रभावित नहीं करता है, रेवेन्यू करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्टेड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंसर्न डायरेक्टली बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट, ये और गलत है। नेक्स्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंसर्न इनडायरेक्टली बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अफेक्ट डायरेक्टली, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लॉन्ग टर्म के लिए है और वो लॉन्ग टर्म में प्रभावित करता है, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो डायरेक्ट होता है। कि कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इसलिए डायरेक्ट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर
इनडायरेक्ट होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, हो सकता है अगले साल भी काम आए, इसलिए इनडायरेक्ट होता है। जिस मशीन ले लिए आप, तो मशीन केवल इस वर्ष के लिए काम आएगी थोड़े, वो तो अगले साल के लिए भी काम आएगी, तो इसलिए वो डायरेक्ट नहीं होता है। ओके, इनडायरेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो सही स्टेटमेंट हम लोग को चूज करना है। बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस बट नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर्स। मीन्स बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है? ये पॉइंट ऑफ व्यू होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, न कि ओनर्स। तब जानते हैं कि सेपरेट एंटिटी पढ़े होंगे, एक कन्वेंशन है सेपरेट एंटिटी, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। पृथक अस्तित्व की अवधारणा मीन्स कि ओनर्स और कैपिटल को पृथक माना जाता है या बिजनेस को पृथक माना जाता है, इसी कारण से ये अलग अलग बनाया जाता है, राइट। इसलिए ड्राइंग्स हो कंपनी को, इसका मतलब सिर्फ ऐसा है कि कंपनी को जो मालिक है उससे अलग माना जाता है, वैसे वैसे समझिए कोई बाहरी व्यक्ति है, ओके, उससे कंपनी की नहीं है। नेक्स्ट द फाइनेंशियल रिलेशनशिप ऑफ द बिजनेस इट्स ओन इज द शोन इन द बैलेंस शीट। तो निश्चित रूप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स है वो आपको बैलेंस शीट में दिखाई पड़ता है, तो ये भी ट्रू है। थर्ड है बैलेंस शीट इज ऑलवेज रिलेटेड ए पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या है, इसके जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाता है, तो दैट इज ए पीरियड ऑफ टाइम, बट बैलेंस शीट इज नॉट ए पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे पॉइंट अगर हो जाता है तो मान लिया जाता है, ओके। इस बात को ध्यान रखिए, एक डेट को बताता है, 31 मार्च को प्रिपेयर होता है, 31 मार्च की क्या स्थिति है वो दिखाता है, ओके, लेकिन पीरियड नहीं दिखाता है, पॉइंट दिखाता है। एक की 31 मार्च को रात को 12 बजे कितना था, बस, वो उसके आगे पीछे चेंज हो सकता है, इसलिए इसको, तो इसमें फर्स्ट सेकंड जो भी होगा उसमें आप सही कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है पार्टनरशिप के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट, X and Y are partners, a firm sharing profit, the ratio of 2:1, Z is limited with 1/3 profit sharing, what will be the new profit sharing of X and Y? देखिए इसका सिंपल सॉल्व करने का क्या है कि जो 1/3 है तो रेस्ट पहले निकाल लीजिए, रेस्ट ऑफ प्रॉफिट कितने होगा, ओके। इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सा, इसके लिए 1/3 1 में से, क्योंकि वो कोई भी प्रॉफिट होती है 1 होती है, उसमें से 1/3 दिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा 2/3 में सब लोग होंगे, 2:1 के जो मिल रहा है उनके अनुसार होगा, ओके। अब क्या करना है, सभी लोग को कैलकुलेट कर लेना है। ए का कैलकुलेट करना है, ए कितना होगा, जैसे 2/3 है और 1/3 है, उसका ये है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो क्या हो जाएगा 4/9। बी क्या करेंगे, तो 1/3 है, 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो होता है इसी से मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट, मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है जाएगा 2/9। आफ्टर दैट 1/3 है ये 1/3। अब इसको क्या करना है, यहाँ तक पहुँचाना है, तो इससे अब ऐसे समझना है यहाँ कि किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसे समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर किससे करेंगे, यदि 3 से कर दें तो क्या हो जाएगा 3:9, तो क्या हो जाएगा 4:3, ओके। तो क्या हो जाएगा 4:3 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हो गया, राइट, सही समझ में आया कैसे करना है इसको। इसमें क्या करना होता है, जो होता है इसको बराबर करना है, इसको जो डिनोमिनेटर है उसको आप इक्वल करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ऊपर बराबर हो जाएगा, तो सभी को बराबर करके जो ज़्यादा होगा उसको कर लेंगे, सीधी सी बात है, राइट। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल। कौन वर्किंग कैपिटल को प्रभावित नहीं करता है। वर्किंग कैपिटल जानते हैं कि करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, इसको कौन प्रभावित कर रहा होगा पहले सोचिए, ओके। तो रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स, तो जानते हैं इसमें करना कुछ नहीं है, क्या करना है, कैश क्या है करंट एसेट्स, डेटर्स क्या है करंट एसेट्स, सिंपल सा है, नहीं प्रभावित करेगा, सेम होगा तो नहीं करेगा, सिंपल सी बात समझिए। सेल ऑफ प्लांट, प्लांट क्या है फिक्स एसेट्स, मशीन क्या है कैश क्या है करंट एसेट, ये प्रभावित करेगा, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि अलग अलग हो गए, क्योंकि फिक्स एसेट्स फिक्स लायबिलिटी,
करेंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, तो ऐसे ऐसे प्रभावित करेगा, सेम नहीं करेगा। ये क्लास में बताया भी हूँ, आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सीरीज है, जाके देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, देखिए इक्विटी शेयर इशू करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर इशू करेंगे। तो अब क्या होगा कि कौन वर्किंग कैपिटल को प्रभावित नहीं करता है, देखिए इशू करेंगे तो कैश आएगा, ओके, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर रिडीम करेंगे तो कैश लगेगा। इसका मतलब क्या है, रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स। तो ये क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि करंट एसेट करंट दोनों एसेट्स हैं, इसीलिए प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल एज assertion एंड अदर लेवल इज रीजन्स। फर्स्ट क्या है, व्हेन ए कंपनी अर्न्स प्रॉफिट प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन इट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। सही बात है। प्रायर इनकॉर्पोरेशन मीन्स कि कोई कंपनी है चल रही थी, उस कंपनी को आपने हायर कर लिया और उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है, राइट। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी रन कर रही है, आपने बीच में आके परचेज कर लिया, मान लो जनवरी में आके परचेज कर लिया, तो जनवरी से पहले जो प्रॉफिट हो रहा होगा उसी की बात की जा रही है कि अगर कंपनी से कोई प्रॉफिट मिल रहा है उसको कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल प्रॉफिट कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो सही बात है, इसको आप नहीं यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये गलत हो जाएगा। इसको किस लिए यूज कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन। Reconstruction of a company takes place when the company is undercapitalized, company has incurred heavy loss which must be written off, the company is overcapitalized, which one of the following is correct। तो कौन सी का है, the company is undercapitalized, the company has incurred, कब मतलब कि रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो अंडर कैपिटलाइज होता है तो नहीं करना होता है, राइट। इस बात को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट इसमें से नहीं होगा, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंडर कैपिटलाइजेशन के समय इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए लिवरेज रेशियो, ये लिवरेज रेशियो मैचिंग करना है। लिवरेज रेशियो क्या है, लिवरेज रेशियो एसेट्स एंड डेब्ट एंड इक्विटी में रिलेशन दिखाता है। इक्विटी रेशियो क्या करता है, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, टर्नओवर रेशियो, अर्निंग कैपेसिटी प्रोफिट रेशियो, टर्नओवर रेशियो, एफिशिएंट एसेट मैनेजमेंट। तो जो आप मैच करा लेंगे, जो आएगा इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है सिंकिंग फंड इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए सिंकिंग फंड क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए, तो अब आगे जा करके आगे बात किया जाए। देखिए सिंकिंग फंड क्या होता है, लॉन्ग टर्म कोई लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के लिए। मान लीजिए कि आप लाइबिलिटी आज नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, कोई डिवेंचर है, आप डिवेंचर रिडीम करना पड़ता है, 10 साल बाद पैसा वापस करना पड़ता है, या मशीन है खराब होगी तो उसको बनाना पड़ेगा या नई लेनी पड़ेगी, तो पैसा उसमें कहाँ से आएगा। तो उसके लिए सिंकिंग फंड एक बनाया जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, कि जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो जो प्रॉफिट लॉस के लास्ट में देखिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिंकिंग फंड बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो कि इन फ्यूचर में क्रिएट होने वाली है, कभी भी हो सकता है हम मैनेजर ना हो सकता हम सीईओ ना हो, लेकिन हो सकता है कि लाइबिलिटी आए और उस समय कंपनी के पास पैसे ना हो, तो क्या करेंगे। तो इन दिस सर्कमस्टांसेस या दैट अनसर्टेनिटी को फुलफिल करने के लिए ये जरूरी है कि सिंकिंग फंड तैयार किया जाए। उसी सिंकिंग फंड की बात की जा रही है। तो सिंकिंग फंड बताया जा रहा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रू है क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ही तैयार होता है। नेक्स्ट है सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म। देखिए यही मैं बोल रहा था ना, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, ओके। देखिए जो मैं बोल रहा था वही देखिए आ भी गया, ओके। तो ये क्रक्स पॉइंट है, जब आप इसको जानते रहेंगे तो चीज़ें अब उसके बाद सॉल्व कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं सॉल्व इसलिए ऑप्शन नहीं देता हूँ क्योंकि ऑप्शन आप अपना ऑप्शन थोड़ा ही आएगा दोबारा, आप
क्वेश्चन सॉल्व को देखिए, उसकी थ्योरी को देखिए, उसकी लॉजिक को समझिए, ये ज़्यादा कंपलसरी है, ना कि ऑप्शन कौन सही है कौन गलत है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गुडविल ऑफ ए कंपनी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है, जानते हैं, ये अमूर्त संपत्ति है। ओके, नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट क्या है? करंट लायबिलिटीज है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? फिक्स्ड एसेट्स कह सकते हैं। अब प्रीमियम इशू ऑफ शेयर रिजर्व एंड सरप्लस में है। ओके, और लास्ट में अगर आपसे पूछा जाता जो आता है ना प्रायर इनकॉर्पोरेशन वाला आया था कि इनकॉर्पोरेशन से पहले कोई प्रॉफिट होता है कहाँ जाएगा, वो इसको बैलेंस शीट में यहीं पे लिखा जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कभी आ जाए कि जो प्रायर इनकॉर्पोरेशन में कोई प्रॉफिट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कैपिटल रिजर्व में कहाँ रखेंगे बैलेंस शीट में? तो रिजर्व एंड सरप्लस में, राइट। इस बात को ध्यान रख रही है और चीज़ें मिला ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जानते हैं, सब लोग जानते होंगे, इसमें ये सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना बनाता है? 3 प्रकार का होगा, ऑपरेटिंग, ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सबके आगे लिख सकते हैं, एक्टिविटीज। ओके, ये 3 प्रकार की कैश फ्लो में बताया गया था, ध्यान रख रही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में दिया गया है, 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। ओके, इन ऑपरेटिंग मीन्स जो ऑपरेटिंग करने के लिए कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग मीन्स कि आप दूसरे में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, दूसरे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे उसको, और फाइनेंसिंग मीन्स दूसरे का पैसा अपने कंपनी में लगाएंगे। ये कंक्लूजन ध्यान रख रहिएगा। ओके, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या? व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्शन रिक्वायर्ड टू द प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। तो फाइनेंशियल अकाउंट जानते हैं, जैसे बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट तक हम लोग को पहुंचना होता है, तो बैलेंस शीट में पहले क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, एंट्रीज, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे। एंट्रीज के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, और उसके बाद बैलेंस शीट। ओके, तो ये मान लीजिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसे आप मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्वेश्चन इजी है। अब ये सब तो क्वेश्चन इसमें आने वाला है नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए जानते रहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाइए। ओके, नेक्स्ट है द मेन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? इरोजन ऑफ कैपिटल होता है। ओके, कैपिटल का ह्रास होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मान लीजिए कि आज 10 रुपये कोई आप एसेट्स लिए, इन्फ्लेशन हो गया, वो और महंगा हो गया, लेकिन वैल्यू बढ़ गई, कीमत की जो है प्राइस की घट गई, तो इसलिए कैपिटल का ह्रास होने लगता है। ओके, आप सोचते हैं कि अरे उस समय लिए थे तो कितना महंगा था, आज भले महंगा हो गया लेकिन उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, इसलिए। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग इज मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग सजेस्ट बाय द इसका ब्रूंक लेवी एंड एवियस स्वर्ज के अनुसार, ये इनके द्वारा दिया गया है, राइट। तो ये याद कर लीजिएगा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है, उसको अकाउंटिंग इनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है Which elements of the promotion mix wholesalers generally apply to obtain their promotion objective? Advertising, personal selling, trade promotion। तो क्या करता है? ध्यान रखिए, जब होलसेलर की बात आए तो हमेशा वो ट्रेड प्रमोशन करता है। ओके, ट्रेड के प्रमोशन करेगा वो। ओके, पर्सनल सेलिंग ये सब एजेंट के द्वारा एडवर्टाइजमेंट कंपनी करती है। ओके, ये सब ध्यान रख रहिएगा। नेक्स्ट है हु हैज गिवन 14 प्रिंसिपल फॉर, ये सब लोग जानते होंगे, ये हेनरी फेल का 14 प्रिंसिपल है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज एमबीए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, किसके द्वारा दिया गया है? इसको ध्यान रख रहिए, 1954 में पीटर एफ ड्रकर, ओके, ड्रकर के द्वारा ये कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दिया गया था। अच्छा, यहीं पर अगर मान लीजिए कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आ जाए, मैनेजमेंट यहीं चला लीजिए, एक्सेप्शन, इसको एक्सेप्शन, ये किसका होगा? टेलर का। ओके, इस बात ध्यान, एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया है, इस बात को ध्यान रख रहिए थोड़ा। तो मेगा मार्केटिंग किसका हो जाएगा? लोअर प्राइस। ओके, पेनिट्रेट प्राइसिंग एडवर्टाइजिंग है। ओके, प्रमोशन मिक्स कोटलर। ओके, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पोस्ट परचेज बिहेवियर।
सेल्स प्रमोशन हैज ए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर बिहेवियर इन द रूरल इंडिया। आप जानते हैं, सही बात है। सेल्स के यदि प्रमोशन कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन हैज ए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर, सही बात है कि रूरल इंडिया में यदि आप सेल्स का प्रमोशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये इम्पैक्ट पड़ेगा। रूरल पीपल इन इंडिया गिवन ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंस टू सेल्स प्रमोशन स्कीम्स। ऑलमोस्ट नहीं है, ऑटमोस्ट। क्यों? क्योंकि ये निश्चित नहीं है, वो लोग जानते नहीं है बहुत ज़्यादा अभी ग्रामीण क्षेत्र में, इसलिए रीजन इसका गलत हो जा रहा है, राइट। ग्रामीण लोग अभी उतना एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है मार्केट सब डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड क्या है? सेगमेंट। सेगमेंट में बांटते हैं, मार्केट को डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए लिंग के आधार पे कि मेल को बनना है, फीमेल को बनना है, बच्चों को बनना है, बूढ़े को बनना है, कि आप किस जियोग्राफिकल एरिया को बनाना है, किस कल्चर के लिए बनाना है, ये सब चीजें आप डिटरमाइन करते हैं। ये इसको क्या कहता है? सेगमेंटेशन कहता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज मास मार्केटिंग। देखिए मास मार्केटिंग क्या है? एक ही प्रोडक्ट सबको दे दीजिए। ओके, इसको मास मार्केटिंग कहा जाता है। जो ये कॉन्सेप्ट दिखे उसको समझ लीजिए। एक वस्तु बनानी है, वो सभी के लिए होगी, चाहे यहाँ बेचिए चाहे वर्ल्ड में कहीं बेचिए, प्रोडक्ट वही होगा। ओके, ऑफर द सेम प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर। ऑफर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, गलत। ऑफर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, नो। फॉलोइंग कंसर्न सेंटर मार्केट, नो। ऑफर द सेम, सॉरी, ये ऑफर द सेम मिक्स। ओके, तो जो ऑफर किया जाएगा सेम के लिए, सभी के लिए एक हो गया। नेक्स्ट है व्हिच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन द सुपीरियर प्रोडक्ट सेल देमसेल्व्स। देखिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसका है? प्रोडक्ट का है। ओके, ये तो आप जाने जाएंगे, लेकिन कुछ और बता दे रहा हूँ। ये 4 प्रकार की मार्केटिंग है। एक और मार्केटिंग होती है सेलिंग। ओके, तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाइए कि आपसे पूछा जाए कि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो कितने प्रकार से डिवाइड है, तो 5 टाइप्स है। फर्स्ट पे क्या है, जिसे मैं नोट कर रहा हूँ इसे समझिए। पहला पर क्या आता है? प्रोडक्शन। सेकेंड प्रोडक्ट। थर्ड पे सेलिंग। फोर्थ पे मार्केटिंग। फिफ्थ पे सोसाइटल। इस प्रकार से मार्केटिंग स्टार्ट होती है। थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ चीज़ों को। फर्स्ट पे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स कि ये आज से 300-400 साल पहले का होगा कि जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतना बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई ही नहीं है प्रोडक्शन की। कोई भी चीज़ आप 300 साल पहले कल्पना करिए कि कोई ऐसी वस्तु होगी जो पर्याप्त रूप से हो, नहीं होगी। चाहने वाले लोग ज़्यादा होंगे, होती बहुत कम होगी प्रोडक्शन। इसलिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का कुछ भी उत्पादन कर दीजिए, बिक ही जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या है? क्वांटिटी का ध्यान रखा जाता है। ऐसे समझिए, क्वांटिटी चाहे जितना बनाइए, क्योंकि क्वांटिटी बन ही नहीं रही है तो बिकेगी कैसे? तो क्वांटिटी बनाइए, जितना बनेगा उतना बिक जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर क्वालिटी का ध्यान रखना है। क्वालिटी मीन्स कि प्रोडक्ट में यदि क्वालिटी है तो बिक जाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट है ये, राइट। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट मीन्स कि अब थोड़ा सा हमको चीज़ें को देखना पड़ेगा कि उसकी मार्केटिंग कैसे हो, उसका सेगमेंटेशन कैसे हो, ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। मार्केटिंग में क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे, ट्रेड प्रमोशन करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। और सोसाइटल में जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है कि ऐसा कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनाइए जो कि सामाजिक रूप से, जो स्वास्थ्य के अनुसार थोड़ा ड्यूरेबल हो, थोड़ा सा सस्टेन कर पाए, लोग प्रदूषण कम हो, लोगों का स्वास्थ्य कब खराब हो। ये 5 प्रकार के प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको आपको देख करके कोई भी मार्केटिंग करनी होती है, राइट। तो आई थिंक ये समझ में आ गई होंगी ये कंक्लूजन के रूप में। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इन ब्रॉडर सेंस मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंक्लूड प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड प्लेस, टाइम यूटिलिटी, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी दोनों करता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, कि प्लेस कहाँ है और टाइम क्या है, ये भी जरूरी है। ओके, व्हाट इज रिलेवेंट टू प्लेस वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो रिलेवेंट टू प्लेस वेरिएबल मिक्स क्या है? ब्रांडिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, सेल्स प्रमोशन, मोटिवेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रमोशन, मोटिवेशन। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका सही हो जाएगा, सेल्स प्रमोशन मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट है फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से आपको देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, इनकरेक्ट में इनकरेक्ट मार्केट्स अराउज इमोशनल मोटिव्स, मार्केट सेटिस्फाई रेशनल मोटिव्स, मार्केट फॉर्मुलेट डिफरेंट सेल्स प्रमोशन एंड डिफरेंट मोटिवेशन। तो ये क्या हो जाएगा?
नॉन ऑफ द एबव मीन्स सब, इसमें कोई ऐसा नहीं जो इनकरेक्ट है। ओके, सब सही है लगभग। नॉन स्टोर मार्केटिंग इंक्लूड्स होम सेलिंग, वीवीवी, वेंडिंग मशीन, ऑल ऑफ द एबव। ओके, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव मीन्स होम सेलिंग भी कर सकते हैं, वीवीवी भी कर सकते हैं, वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन मीन्स ऐसे समझिए, वेंडिंग मशीन क्या समझ रहे हैं, जो जैसे 5 रुपये डालिए तो कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे फोन पर कॉल होता था 1 रुपये डालिए तो बात करिए, उस टाइप वाली व्यवस्था जहाँ तो फिक्स्ड है, तो वहाँ पर डाला जाता है। जैसे ब्रेड है, ब्रेड 10 रुपये का मिल रहा है, तो हम वेंडिंग मशीन डाल देंगे तो क्या होगा कि 10 रुपये डालेंगे उतना आ जाएगा एक ब्रेड। ओके, इस टाइप का है। व्हाट इज कस्टमर डिलाइट, कस्टमर डिलाइट क्या है, जो वो सोचा है उससे ज़्यादा कस्टमर डिलाइटनेस कहा जाता है, ऐसे समझिए बस। ओके, परफॉर्मेंस इक्वल टू एक्सपेक्टेशन नो, परफॉर्मेंस लेस देन एक्सपेक्टेशन नो, परफॉर्मेंस मोर देन एक्सपेक्टेशन। ओके, एक्सपेक्टेशन मोर देन परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस मोर देन एक्सपेक्टेशन। तो सीधी सी बात है कि जितना आप सोचे हैं, जो बताया ना, उसी को ध्यान रखना है। जितना आप सोचे होंगे उस सोच से ज़्यादा मिले, इसी को कस्टमर डिलाइटनेस कहा जाता है। ऐसे समझिए कि घर से सोच के गए हैं, जैसे मान लीजिए कोई मार्केटिंग चल रही है, आपको पता चला कि यहाँ 20% सेल लगी हुई है, आप गए बढ़िया से मार्केटिंग वर्केटिंग किए और 20% सेल भी मिल गया आपको, आप खुश हो गए कि जितना सोचे थे उतना तो मिल ही गया। और लास्ट में जाते जाते बोल दो कि देखिए आप आए हैं आज, इसलिए आपको ये पानी पीने वाला बोतल भी 4 ठो फ्री है। जो खुशी होगी उसी को कस्टमर डिलाइटनेस कहा जा रहा है। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टेशन दिस प्रोडक्ट, सो यू आर मोर सेटिस्फाइड, और कस्टमर इस लेवल पर सेटिस्फाइड होते हैं और मार्केटिंग इस लेवल पर चल रही है इस समय। ओके, इसलिए कस्टमर डिलाइटनेस कहा जाता है कि जितना सोचे हो उससे ज़्यादा आपको मिले, इसलिए आपसे सही हो रहा है। परफॉर्मेंस मोर देन एक्सपेक्टेशन, जितना सोचे थे उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिले। राइट, चलते हैं नेक्स्ट। व्हिच टर्म्स ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबल मार्केट इन लिटरेचर, लिटरेचर में क्या यूज होती है, कॉन्सेप्ट मेथड फिलोसफी, कॉन्सेप्ट अप्रोच टेक्निक, ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट फिलोसफी, सी ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट एंड फिलोसफी। ओके, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिव फंक्शनल एचआरएम, तो कौन ऑपरेटिव फंक्शनल, डेवलपमेंट, कंट्रोल, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन। ओके, तो ये कंट्रोलिंग जो है ये इसका पार्ट नहीं है। राइट, नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीक्वेंसिव पर्सनल ट्रेनिंग प्रोसीजर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रक्टर प्रिपरेशन, प्रेजेंट टास्क, ट्राई आउट परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग प्रिपरेशन, फॉलो अप। ओके, तो इसको सीक्वेंस में लगाना है। तो इसमें क्या है, कोई भी आंसर है सही नहीं। ओके, इस बात को ध्यान रख रहिए, कोई भी आंसर इसमें परफेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे इंस्ट्रक्शन प्रिपरेशन, प्रेजेंट टास्क, ट्राई एंड आउट परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग प्रिपरेशन, फॉलो अप, इसमें पूरा क्वेश्चन है ही नहीं, तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट बोल दिया गया है। आप देख भी रहे होंगे कि ये कोई कंप्लीट क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन को बाहर कर दिया गया था, तो इसलिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जो क्वेश्चन ठीक से नहीं है। तो नेक्स्ट है, अंडर व्हिच मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल वन पर्सन इज कंपेयर्ड विद अनदर ऑल द पर्पज ऑफ प्लेसिंग देन इन सिंपल ऑर्डर वर्क। सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से तुलना कब की जाती है, जब उसकी रैंकिंग की जाती है। जैसे आप किसी का रैंक दे रहे हो, फर्स्ट आप आ रहे हैं कि सेकंड पे आ रहे हैं, तो क्यों कर रहे होंगे, फर्स्ट और सेकंड की तुलना नहीं कर रहे होंगे, इसी को बताया कि वन पर्सन इज कंपेयर टू ऑल अदर पर्सन। तो एक पर्सन की तुलना जब अदर पर्सन से करते हैं, दैट इज यूर फॉलो अप रैंकिंग प्रोसीजर। Which one of the following is not the fundamental procedure that should be considered for the collective bargaining? collective bargaining की कौन सी नहीं है, क्या है, pre-negotiation phase, selection of negotiation, tactic, strategy of the bargaining, none of the above। तो इसमें क्या हो जाएगा, none of the above। inevitably firm must go to the external source of lower entry job। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब आप लोअर लेवल पर, मान लीजिए कि किसी, ऐसे समझिए कि ग्रुप सी की वैकेंसी करने वाले हैं, तो क्या करना चाहिए, मैक्सिमम लोअर लेवल पर जो जॉब होती है उसको बाहरी लोगों को रखना चाहिए, ये बोला जा रहा है। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, रीजन में, फॉर पोजीशन वेयर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आर नॉट मीट, जब ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। ओके, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आर नॉट, जरूरत नहीं है, तो आप बाहरी स्रोतों पर ध्यान रखिए, ये दोनों सही है। ओके, क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैनेजर की पोस्ट बना रहे हैं आप,
मैनेजर किसे कहे, तो मैनेजर पर ट्रांसफ़र उसी से करिए जो उसमें असिस्टेंट मैनेजर का काम कर रहा हो, क्योंकि वो चीज़ों को जान रहा होगा, बहुत दिन से आपसे जुड़ा है, उसको प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा, तो लोग और मोटिवेट भी होंगे और वो चीज़ों को जान रहा है तो बेहतर तरीके से डील भी कर पाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई टॉप मोस्ट पोस्ट बाहर से ला दीजिए, तो 2 इसमें घाटा होगा। फर्स्ट क्या होगा कि जो असिस्टेंट मैनेजर होगा, वो कहेगा कि देखिए हम इतना अच्छा से दिल लगा के काम कर रहे हैं, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, दूसरा कोई आके बाहर से बैठ गया। पहले तो ये दिक्कत आएगी। दूसरा, वो बाहर से आएगा, समझ ही नहीं पाएगा कैसे काम कराएँ, क्या करें, कैसे काम चलता है, कैसे प्रिपेयर होता है, ये सब चीज़ें नहीं हो पाएँगी। इसलिए 2 चीज़ों को देखते हुए ये ध्यान में रखा जाता है। ओके? तो इसीलिए टॉप मोस्ट पे देखिए प्रमोशन से लोग जाते हैं, ध्यान से देखेंगे अगर तो। जैसे आप इनकम टैक्स ऑफिसर कोई बन रहा होगा, तो टॉप लेवल पर कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता होगा। ओके? अब क्या है, अपस्टर्स बेंजीन, ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया था, अब बताइए। बेंजीन, इथियम डिसॉर्बर, केरोसिन, बताइए ये सब क्वेश्चन है, ये सब केरोसिन पढ़ने वाला, सोचिए। तो ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये साइंस से क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सा, अब क्या बताया जाए, उसमें कौन बना रहा था पेपर भांग खा करके। ओके, जो साइंस से क्वेश्चन इसमें दे दिया, तो इसको छोड़ दीजिए, साइंस का पढ़ेंगे ही नहीं, जो पढ़ना है उसको पढ़ेंगे कि। ओके, नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स टूल्स सेंटर फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, सही बात है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स एन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो सही है, दोनों करेक्ट है। एनालिटिकल एक्टिविटीज के लिए होती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स सेंटर फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, बिजनेस में किस प्रकार का बिजनेस किया जाए। ओके, नेक्स्ट है डिमांड हैज टू फॉलोइंग एलिमेंट, डिमांड में क्या होती है, आप जानते पढ़े होंगे। डिमांड में टाइम भी होना चाहिए, प्राइस भी होनी चाहिए और उसका खर्च करने की क्वांटिटी भी होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, राइट। ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम वेयर एम आर बराबर एम सी, मैं बताया भी था, जो फर्स्ट क्लास मेरा देखे होंगे जानते होंगे। अगर इक्विलिब्रियम की बात आ रही है तो एम आर एम सी से होगा। ओके, और यहाँ पर होता है प्राइस का डिटर्मिनेशन पूछा जाता है कि कैसे प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा, तो यहाँ पर क्या होता है ए आर बराबर एम ए सी। ओके, प्राइस डिटर्मिनेशन या प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, से प्राइस आ जाए या प्रॉफिट डिटर्मिनेशन क्वेश्चन होगा, प्रॉफिट का निर्धारण डिटर्मिनेशन कैसे होगा, तो ए आर बराबर एम सी से होता है, ए सी से। ओके, तो ये क्वेश्चन का ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ जॉब इवैल्यूएशन का फिक्सेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, प्रमोशन, वेज डिटर्मिनेशन, ट्रांसफर ऑफ, तो इसमें क्या है, वेज डिटर्मिनेशन के लिए जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है। ओके, कि कितना वेज दिया जाए किसी व्यक्ति को, इसी के लिए हम लोग करते हैं जॉब का इवैल्यूएशन। ओके, तो ये था इस पार्ट्स में, तो मैं सोचा कि 40 क्वेश्चन इस पार्ट्स में देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले पार्ट्स में 41 से 75 तक। तो इससे क्या होगा कि आधे आप लोग को देखने में थोड़ी सी इंटरेस्ट बना रहेगा, एक साथ अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट से हम क्या करेंगे, एक साथ कर देंगे। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, 2 पार्ट्स में देखिए, एंजॉय से देखिए, टाइम लेकर के देखिए, क्योंकि एक बार बहुत अच्छा से देख लीजिए, जो चीज़ें फैक्ट है उसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट इसका भी आए तो बहुत ईजिली चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।